हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। आज का हमारा टॉपिक है जीबीएस यानी कि ज्ञान बरे सिंड्रोम। अभी महाराष्ट्र के पुणे में एक डिजीज का आउटब्रेक हुआ है, एक सिंड्रोम का आउटब्रेक हुआ है और इसे जीबीएस जो है इसे जीबीएस के नाम से जाना जाता है। तो समझेंगे सबसे पहले तो यही कि एक सिंड्रोम और डिजीज इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ये एक सिंड्रोम है, डिजीज नहीं है। डिजीज का एक स्पेसिफिक कॉज होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो सिंड्रोम होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इट इज अ ग्रुप और असॉर्टमेंट ऑफ सिम्टम्स दैट मे नॉट हैव अ क्लियर कॉज। तो ये जीबीएस जो है ये एक सिंड्रोम ही है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स इसमें हैं, पर एक कोई क्लियर कॉज जो है इसके पीछे क्लियर नहीं है। तो इसमें अब ये न्यूज़ में क्या था, मैंने आपको बता दिया कि महाराष्ट्र के पुणे में एक आउटब्रेक हुआ है और अभी रिसेंटली एक व्यक्ति की वहाँ डेथ भी हुई है और ये माना गया है कि वो डेथ जीबीएस की वजह से हुई है। अगर ये कंफर्म होता है तो ये भारत का पहला कंफर्म्ड डेथ केस होगा जीबीएस से होने वाला। अभी देखो, ये जो जीबीएस सिंड्रोम है, ये जो डिजीज, ये जो सिंड्रोम है दैट इज जीबीएस, ज्ञान बरे सिंड्रोम, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज इट इज एन ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखिए, सबसे पहले तो ये ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं, यानी कि जब भी कोई एक फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है और वो उसे यूजुअली एंटीजन कहा जाता है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं और वो एंटीबॉडीज जो हैं वो उन एंटीजन्स में एक्ट करती हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज करती हैं। तो इस तरह से बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं, यानी कि जो डब्ल्यूबीसीज हैं, ये जो मेनली एंटीबॉडीज हैं, ये फॉरेन बॉडी और सेल्फ बॉडी, इनमें डिफरेंस जो है वो क्लियर नहीं कर पाती हैं और उस केस में अपनी ही बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देती है। यानी कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो डब्ल्यूबीसीज हैं या एंटीबॉडीज हैं, ये अपनी बॉडी की सेल्स पे ही अटैक करना शुरू कर देती है। इसलिए नाम आया है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो जीबीएस है, ज्ञान बरे सिंड्रोम जो है, ये एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यानी कि जो हमारे नर्व टिश्यूज हैं, जो नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स जिनको हम बोलते हैं, तो मेनली ये डब्ल्यूबीसीज इस केस में अपनी ही नर्व सेल पे अटैक करना शुरू कर देती हैं। एग्जैक्टली कहाँ अटैक करती हैं वो आगे मैं डायग्राम में आपको बताऊंगा। जो माइलिन शीथ होती है नर्व सेल में, वहां पे अटैक करना जो है वो शुरू कर देती हैं। और जो नर्व सेल है हमारी बॉडी में, वो उस इम्पल्स के लिए जो भी एक मैसेज होता है उसको पास करने में हेल्प करती है। बॉडी का जो मैसेज है, इम्पल्स है, ब्रेन से लेकर हमारे लिम्स तक, तो फिर उसकी वजह से जो है कई तरह की समस्याएं आती हैं। यानी कि एक न्यूरल फेलियर जो है वो बॉडी में हो सकता है, पैरालिसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो वन बाय वन जो है सारे एस्पेक्ट हम समझेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली अगर जीबीएस के बारे में बात करें, जो मैंने आपको बताया कि इट इज ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और इस केस में जो जो एक अफेक्टेड व्यक्ति होगा, उसकी अपनी जो इम्यून सेल्स होंगी, जो एंटीबॉडीज होंगी, ये अपनी ही बॉडी पे अटैक करना शुरू करती है। और मेनली कहाँ अटैक करना शुरू करती हैं? पेरिफेरल नर्व्स पे। यानी कि जो बॉडी का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी कि हमारी बॉडी में दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद इधर उधर पूरी बॉडी में जो नर्व्स हैं उनको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मेनली ये अटैक करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। जैसे एक डायग्राम में मैं आपको बताऊं, इस तरह से आप देखिए, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से इधर जितने ये इस तरह से नर्व्स निकली हैं, तो इसको मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दें तो बाकी जो नर्वस सिस्टम हुआ, इट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मेनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी अटैक करता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली तो हमारे लिम्स आ जाएंगे, लोअर लिम्स हो गए, अपर लिम्स हो गए, इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हार्ट एंड ऑल, ये सारे जितने ऑर्गन्स हैं सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही आएंगे। तो ये एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसा मैंने आपको बताया। और इसमें बॉडी की जो अपनी एंटीबॉडीज हैं, यानी कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं, प्रोटीन्स जो हैं, ये अपनी ही बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देती हैं। और मेनली कहाँ अटैक करती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किस पे अटैक करती हैं? वो नर्व सेल पे अटैक करती हैं, जिसे कि न्यूरॉन बोलते हैं। और न्यूरॉन में भी कहाँ अटैक करेंगी? नर्व सेल में। अगर मैं आपको बताऊं डायग्राम के साथ, तो ये देखिए, ये बॉडी की नर्व सेल है, न्यूरॉन है। और इस न्यूरॉन में ये जो एक सेंट्रल एक्सिस आप देख रहे हैं, इसमें ये ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है, एक फैट की, एक
जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, मतलब जो फैट होता है मेनली, फैट की एक प्रॉपर कवरिंग रहती है, और ये जो फैट की कवरिंग है इसको माइलिन शीथ बोलते हैं। ये नर्व सेल को किसी भी तरह के शॉक से बचाती है। तो ये एक प्रॉपर कवरिंग इसके ऊपर रहती है एंड इट इज कॉल्ड माइलिन शीथ। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस सिंड्रोम से ग्रसित होगा, इससे सफर करेगा, तो जो कि मैंने बताया कि अपनी बॉडी की एंटीबॉडीज अपनी ही नर्व सेल पे अटैक करना शुरू कर देती है इंस्टेड ऑफ अटैकिंग दी फॉरेन बॉडीज। तो फिर जब नर्व सेल पे अटैक करेगी तो वो अटैक करती हैं एंटीबॉडीज इस माइलिन शीथ पे, ये जो माइलिन शीथ है। और अगर ये माइलिन शीथ डिटीरियोरेट होती है तो इस तरह से देखो, यहाँ ये ब्रॉड है, यहाँ नैरो हो चुकी है, यानी कि इसको बोलते हैं डी माइलिनेशन। तो इस तरह से ये जो माइलिन शीथ रहती है, जो मैंने आपको बताया कि अगर ये माइलिन शीथ है, इस तरह से कवरिंग है, तो ये कवरिंग फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब जिसके बाहर फैट की जो प्रोटेक्शन है, जब ये डिस्ट्रॉय होगी तो फिर जो है अंदर ये इसको नर्व सेल को फिर बाद में डैमेज करती है, जिसकी वजह से जो बॉडी के सिग्नल ट्रांसमिशन है उसमें इश्यूज आते हैं। तो ये हो गया मेनली जो मैंने आपको बताया इसका विद डायग्राम। सो इट इज ऑल अबाउट दिस GBS, दैट इज ज्ञान बरे सिंड्रोम। अब देखो कुछ और इसके फैक्ट्स जो हैं एग्जाम के लिए और जो हमें इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि ज्ञान बरे सिंड्रोम क्या है, यहीं पे ही वही आप नर्वस सिस्टम देख सकते हैं, और ये कंप्लीट माइलिन है, ये माइलिन शीथ है जो मैंने आपको समझाया। और उसके बाद न्यूज में क्यों था, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे में इसका आउटब्रेक देखा गया है, और काफी लोग 100+ जो लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और रिसेंटली एक डेथ भी वहां पे हुई, एक 40-year-old चार्टेड अकाउंटेंट की। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये GBS की वजह से ही जो है उस व्यक्ति की डेथ हुई है। हालांकि जो है एक्सपर्ट्स का कहना है कि उतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो इंसिडेंस रेट है इस डिजीज का वो बहुत कम है, यानी कि 2 लाख में एक व्यक्ति को जो है ये उस तरह से उसमें सिम्टम देखे जा सकते हैं। तो इंसिडेंस रेट जो है इसका काफी कम है। देन इसके अलावा अब देखो किस पे ये ज्यादा कॉमन रहती है, इट इज मोर कॉमन इन एडल्ट्स एंड मेल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मेल्स में ज्यादा कॉमन है और साथ में एडल्ट्स, मतलब बच्चों में और बूढ़ों में नहीं, मेन जो एडल्ट होंगे मतलब 30 से 50 साल की जो रेंज है उसमें ज्यादा ये विटनेस की गई है। इसके अलावा इंसिडेंस की बात करें, मतलब कितने लोगों में सिम्टम्स हमें दिखेंगे, तो मतलब हाफ पर 1 लाख पॉपुलेशन, यानी कि 2 लाख में से एक व्यक्ति आप ऐसा मान सकते हैं। तो इंसिडेंस जो रेट है ये भी काफी कम है। इसको डेवलप होने में, बॉडी में डेवलप होने में कई हफ्ते भी लग सकते हैं, कई दिन से कई वीक भी इसमें लग सकते हैं। अभी समझेंगे कि ये कैसे होगा, क्योंकि एक प्रॉपर कॉज नहीं है इसका। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि डिजीज और सिंड्रोम में यही अंतर है, जो डिजीज होती है उसका एक प्रॉपर कॉज होता है। देन इसके अलावा जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, तो वो एक डिजीज है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है एक बैक्टीरिया, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एक प्रॉपर डिजीज है। हालांकि बैक्टीरिया तो यहाँ पे भी है, पर कोई एक फिक्स सिम्टम नहीं है, मल्टीपल सिम्टम्स यहाँ पे देखे जाते हैं, एक असॉर्टमेंट है, ग्रुप है उन सिम्टम्स का, इसलिए इसको जो है सिंड्रोम बोला जाता है। वो भी समझेंगे आगे कि क्या क्या इसमें सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। देन इसके अलावा अब देखो कॉजेज की बात करते हैं। पहली बात तो नॉट फुली अंडरस्टूड, कॉजेज जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पर अक्सर ये देखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से, कोई भी व्यक्ति अगर बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन से अगर इंफेक्टेड है, अगर ग्रसित है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई वायरल फीवर हो गया या वायरल इंफेक्शन हो गया, और लंबे समय तक वो कुछ वीक्स तक, कुछ मंथ्स तक अगर वो इस तरह के वायरल इंफेक्शन से अगर सफर कर रहा है, या किसी तरह के बैक्टीरियल इंफेक्शन से भी अगर वो गो थ्रू कर रहा है व्यक्ति, तो उस व्यक्ति में इस GBS की संभावना ज्यादा हो जाती है। क्योंकि लंबे समय तक जब इंफेक्शन रहेगा तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो काफी कमजोर हो जाता है, और उसके बाद वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है फॉरेन में और फॉरेन बॉडी में, और हमारी बॉडी के जो अदर जो हमारी सेल्स हैं उस पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, इसलिए अपने ही सेल्स को एज अ रिजल्ट वो इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है, और उसी का ही एक नतीजा ये GBS भी है। तो एक पॉइंट याद रखना हो तो, एक लंबे समय तक एक प्रोलॉन्ग्ड अगर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस केसेस में ये GBS जो सिंड्रोम है, ज्ञान बरे सिंड्रोम है, ये ज्यादा नोटिस की गई है। तो अभी देख लेते हैं, लेकिन मेनली अगर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, तो मैंने बताया कि किसी तरह के भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, पर इस केस में यानी कि कैंपाइलोबैक्टर जेजनी करके एक बैक्टीरिया है, अगर इसकी वजह से किसी को इन्फेक्शन होता है, और ये जो बैक्टीरिया है CJ जिसको बोलते हैं कैंपाइलोबैक्टर जेजनी, ये मेनली गैस्ट्रोएंटराइटिस कॉज करता है, यानी कि स्टमक के जो इश्यूज रहते हैं, जैसे वॉमिट होना या डायरिया होना, और इसके साथ जो है नोसिया जैसी कंडीशन होना, तो ये इस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं।
अगर कोई व्यक्ति इस बैक्टीरिया से अगर वो इन्फेक्टेड है और इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है, डायरिया, वॉमिटिंग, और लंबे समय तक अगर वो एक्सपीरियंस कर रहा है और उसका इम्यून सिस्टम जब कमजोर हो जाएगा तो वो जो है इस तरह से ये जीबीएस उस व्यक्ति की बॉडी में डेवलप हो सकती है। उसी तरह अगर मैं वायरस की बात करूं तो वायरस तो बहुत सारे हैं, जैसे साइटोमेगालो वायरस, इसके अलावा एप्स्टीन बार वायरस और जिका वायरस। इस तरह के जो वायरस हैं जब वो किसी को मतलब अफेक्ट करते हैं तो ये भी पाया गया है कि उन व्यक्तियों में ज्यादा जीबीएस की संभावना जो है वो देखी जाती है। तो किसी तरह का भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये जीबीएस हो सकता है, पर मोस्ट लाइकली जो है ये कैंपाइलोबैक्टर जेजनी और वायरस में मैंने आपको बता दिया मेनली 3 वायरस। तो जिका भी उसमें है और जिका आपको पता है 3-4 साल पहले काफी ज्यादा न्यूज में था वेस्ट अफ्रीका में। तो ये तो कॉजेज हो गए। तो एग्जैक्ट कॉज तो क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले यही लिखा है कि एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं है, पर इन केसेस में यानी कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से व्यक्ति लंबे समय से गुजर रहा हो तो वहां पे जो है इसका रेट ज्यादा देखा गया है। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम जो मैंने पहले आपको समझाया कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब ये जो पेरिफेरल है जिस पे मेनली इस डिजीज के केस में बॉडी की डब्ल्यूबीसीज अटैक करती हैं, तो इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आगे दो मतलब मेनली एक ये ऑटोनॉमिक होता है और दूसरा सोमैटिक होता है। सोमैटिक मतलब जो वॉलेंट्री है। अब वॉलेंट्री यानी कि जैसे मैं अपनी मतलब हाथ बाजू हिला पा रहा हूं इस तरह से, जो हमारे कंट्रोल में है। ऑटोनॉमिक जो होता है, ऑटोनॉमस, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे इसमें सिंपैथेटिक भी आ गया और पैरासिम्पैथेटिक भी आ गया। ये तो फाइट और फ्लाइट के लिए होता है, किसी इमरजेंसी के लिए होता है। और मेनली रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब जब आप सो भी रहे हैं तब भी जो है बॉडी अपना काम करते रहेगी। यानी कि आप सो भी गए हैं तब भी जो है कार्डिक मसल्स वगैरह वो अपना काम करती हैं, तो उस केस में जो है ये पैरासिम्पैथेटिक है। तो आप सोचिए, जब इस डिजीज के केस में डब्ल्यूबीसीज अपनी ही बॉडी की नर्व सेल्स को अटैक करेगी, तो फिर हार्ट फेलियर या पैरालिसिस इस तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं अगर उन ऑर्गन्स पे वो अटैक करती हैं, पर्टिकुलरली उन नर्व्स पे वो अटैक करती हैं। तो बाकी ये मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले ही, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला, ये माइलिन शीथ समझा दिया कि माइलिन शीथ जो है उस पे वो अटैक करती है, जिसकी वजह से नर्व सेल के डैमेज होने का खतरा रहता है। मसल्स वीक हो जाते हैं और सिग्नल जो है अच्छे से ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, स्टिमुलस बॉडी में नहीं जा पाता है। जैसे रिफ्लेक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि अगर कोई ये मान लीजिए गर्म चीज है और इस पे मैं हाथ टच करता हूं तो यहाँ से जो है ये सिग्नल जाता है, सेंसरी जो नर्व्स होती हैं वो सिग्नल ब्रेन तक लेके जाती हैं और वहां से जो है मोटर न्यूरॉन्स वापस सिग्नल लाती हैं। तो इस तरह से जो रिस्पॉन्स सिस्टम है व्यक्ति का वो अपने आप स्लो हो जाएगा, नमनेस वो व्यक्ति फील करेगा। तो ऐसे डिसऑर्डर आते हैं और अगर ज्यादा ही हो जाए सीवियर केसेस में, अगर सीवियरिटी की बात करें तो लास्ट में फिर पैरालिसिस भी हो सकता है और अल्टीमेटली व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो देख लेते हैं अर्ली साइंस या अर्ली जो सिम्टम्स हैं। पहले तो ये टिंगलिंग या वीकनेस। टिंगलिंग मतलब ऐसा महसूस होना कि हाथ और पांव में, मेनली ये लोअर जो लिम्स है वहां से शुरू होता है। ऐसा व्यक्ति को एहसास होगा कि उसके पांव में कोई ऐसे कोई सुई चुभा रहा है, नीडल कोई प्रिक कर रहा है, इस तरह से फीलिंग आएगी, दैट इज टिंगलिंग। और वीकनेस, बहुत कमजोरी एक व्यक्ति महसूस करेगा। इनफैक्ट उसको चलने में भी दिक्कत होगी, सीढ़ियां चढ़ने में उसको दिक्कत होगी, रोजमर्रा के जो वो काम करेगा वो भी उसको करने में भी व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा फेशियल मूवमेंट्स, डबल विजन, यानी कि फेस की जो मूवमेंट होगी उसमें भी इशू आएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो नर्व सेल पे अटैक करेंगी डब्ल्यूबीसीज, तो अपने आप पूरी बॉडी का जो सिग्नल सिस्टम है वो स्लो हो जाता है और अल्टीमेटली जो है वो पैरालिसिस भी इसकी वजह से हो सकता है। देन सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो कई लोगों में ये सिम्टम्स भी देखे गए हैं अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो। जैसे चेस्ट मसल्स में इशू रहेगा, ब्रीद करने में यानी कि सांस लेने में इशू रहेगा। इसके अलावा बोलने में दिक्कत रहेगी उस व्यक्ति को, कोई चीज निगलनी है अंदर, स्वेलो करनी है, उसमें इशू रहेगा। तो इस तरह से जो है और अल्टीमेटली लंबे समय तक रहे तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि जो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सोमैटिक और ऑटोनॉमस दोनों में डिवाइडेड है। तो ऑटोनॉमस जो है, जो इनवॉलेंट्री है, अपने आप जो काम करता है, हार्ट मसल्स हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जो अपने आप काम करता है, जब हम सोते हैं तब भी काम करता रहता है, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जब वहां तक वो अटैक करेगी तो उसके बाद एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, इन सब में भी जो है इश्यूज आ सकते हैं और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो सकती है। तो ये सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स एज वेल एज सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, हमने दोनों देख लिए। अब मेन पॉइंट आता है क्योर या ट्रीटमेंट। देखो, पहली बात तो इसका कोई फिक्स कोई क्योर नहीं है, ऐसी कोई फिक्स दवाई नहीं है कि वो दे दी जाए और उसके बाद व्यक्ति ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये डिजीज नहीं है, इट इज अ सिंड्रोम। तो बहुत सारे सिम्टम्स का ये मिक्सचर है और कोई एक कॉज भी पता नहीं है। अनुमान लगाया गया है कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ वायरस जब
उनसे कोई व्यक्ति ग्रसित रहता है लंबे समय के लिए, तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं जीबीएस डेवलप होने के, जब उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। लेकिन दो टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से रिकवरी में मदद मिल सकती है। अब देखो दो ये टेक्निक्स क्या है। पहला है प्लाज्मा एक्सचेंज ऑफ, ये इसको प्लाज्मा एक्सचेंज बोलते हैं, या दूसरा जो इसका नाम है और प्लाज्मा फेरेसिस। देखिए ये प्लाज्मा फेरेसिस क्या है, यानी कि जो मैंने आपको बोला कि जब नर्वस सिस्टम, जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा एक लंबे बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन की वजह से, तो हमारा इम्यून सिस्टम जब कमजोर होगा तो उसकी एंटीबॉडीज, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं, जो मेनली ब्लड में, ब्लड के प्लाज्मा में सर्कुलेट करती हैं, वो इतनी पोटेंट नहीं रह जाती हैं कि वो फॉरेन पार्टिकल और अपनी जो होस्ट सेल्स हैं उस पर वो डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो उस केस में क्या करना पड़ता है कि एक व्यक्ति का जो ब्लड है, हमारे ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड में डब्ल्यूबीसीज भी होती हैं, ब्लड में आरबीसीज भी होती हैं, साथ में ब्लड में प्लाज्मा भी होता है। तो जो कलर, जो एक लिक्विड पार्ट है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है मेनली उसको प्लाज्मा बोलते हैं। तो ब्लड से उस इन्फेक्टेड जो व्यक्ति होगा उससे ये प्लाज्मा निकालना पड़ेगा, और प्लाज्मा जब निकालेंगे तो उस प्लाज्मा में उस व्यक्ति की जो, वो जो एंटीबॉडीज हैं जो ऑलरेडी जिनमें इशू आ गया है, तो वो उससे निकाली जाती हैं, वही एंटीबॉडीज जो अपनी ही बॉडी पे अटैक कर रही थी। तो इसको देख लेते हैं, यानी कि इन दिस मेथड द प्लाज्मा, यानी कि लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज रिमूव्ड, treated and then returned to the body. This removes the antibodies from the plasma that are attacking the nerves. तो उसी व्यक्ति की जो एंटीबॉडीज हैं जो होस्ट सेल और फॉरेन पार्टिकल में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हैं, उस प्लाज्मा को बाहर निकाला जाता है, वो एंटीबॉडीज उससे फिल्टर आउट की जाती हैं, और उसके बाद वो प्लाज्मा जो है वापस उस व्यक्ति की बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। सो दैट इज सिंपली कॉल्ड प्लाज्मा एक्सचेंज। एक तरीका तो ये है। उससे क्या होगा कि जो इस तरह की एनोमेलस जो एंटीबॉडीज बॉडी में क्रिएट हो गई हैं, उनको फिर बाहर निकाल दिया जाता है, उनको फ्लश कर दिया जाता है जब वो प्लाज्मा एक्सचेंज कर देंगे। दूसरा दूसरा तरीका है इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी। देखो ये जो इम्यूनोग्लोबिन है ये एक प्रकार की एंटीबॉडी ही है। अलग अलग तरह की होती हैं, आईजीएम भी होती हैं, आईजीए है, आईजीई है, अलग अलग तरह की जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स बॉडी में होती है, यानी कि हमारे ब्लड में ये प्रोटीन्स होती हैं। सिंपली ये एंटीबॉडीज हैं। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है उस फॉरेन पार्टिकल में बाइंड करती हैं और उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। जैसा सेम यही है, पर ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही थी क्योंकि इनमें एनोमैली आ गई थी, इनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इनको तो फिल्टर आउट कर दिया। उसी तरह फिल्टर आउट करके वापस इनको अंदर भेज सकते हैं उस प्लाज्मा को। लेकिन साथ में इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी करेंगे, इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति की बॉडी में कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन बाहर से, क्योंकि उसकी अपनी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये इन्फेक्टेड हो चुकी हैं, मतलब वो अपनी पोटेंसी खो चुकी हैं होस्ट सेल और फॉरेन में डिफरेंशिएट करने में। इसीलिए बाहर से अलग से इम्यूनोग्लोबिन्स, जो एक प्रकार की प्रोटीन है जो एंटीजन पे एक्ट करती हैं और फॉरेन पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करती हैं, वो उस व्यक्ति की बॉडी में इंसर्ट की जाती हैं। और जब उस व्यक्ति की बॉडी में ये इम्यूनोग्लोबुलिन डाली जाएंगी तो ये अपने आप फिर अब सिर्फ फॉरेन पार्टिकल पे अटैक करेंगी, उस व्यक्ति की बॉडी पे अटैक नहीं करेंगी, क्योंकि ये एनोमेलस इम्यूनोग्लोबिन्स नहीं है जैसे कि उस व्यक्ति के बॉडी में पहले थी। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए, एक तो उस व्यक्ति का प्लाज्मा निकाल के उससे वो इन्फेक्टेड जो एंटीबॉडीज हैं, जो एनोमेलस एंटीबॉडीज हैं, उनको निकाल के वापस प्लाज्मा रिटर्न कर दिया जाता है बॉडी में। दूसरा जो इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी थी, यानी कि उस व्यक्ति के बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंजेक्ट की जाएंगी जो सिर्फ अब फॉरेन पार्टिकल पे ही अटैक करेंगे, उस व्यक्ति को अटैक नहीं करेंगे। तो मेनली ये तरीका है जिससे कि रिकवरी में मदद मिल सकती है। हालांकि फुल ट्रीटमेंट तो ये भी नहीं है, बस वो एक व्यक्ति के रिकवर होने में असिस्ट कर सकती है। तो ये हो गया एक डिजीज के बारे में हमने पढ़ा, सॉरी एक सिंड्रोम के बारे में हमने पढ़ा, दैट इज जीबीएस और गियान बरे सिंड्रोम, इसको प्रोनाउंशिएट किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और अभी जो है पुणे में इसका आउटब्रेक हुआ है जो कि मैंने आपको समझाया, तो आप इसके बारे में जो है अब पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो अभी के लिए इतना ही। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।